नमस्कार, आप देख रहे हैं पीओ भारत। तो बिहार की कई विधानसभा सीटों का रुख कर रहे हैं इस वक्त हम, और आज हम बात करने वाले इस वीडियो में फारबिसगंज की, जो कि अररिया जिले में पड़ती है। खास बात यह है कि यहाँ से मौजूदा विधायक बीजेपी के हैं और बीजेपी ने यहाँ से मुस्लिम उम्मीदवार को हराया था, चुनावी मैदान में करारी शिकस्त दी थी। तो इस सीट में मौजूदा विधायक के बारे में और 2020 में जो हारे विधायक थे उनके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ हम ये भी आपको बताएंगे कि यहाँ इस सीट से कौन कौन उम्मीदवार हो सकते हैं। चर्चा में हमारे साथ प्रदीप झा सर जुड़े हुए हैं और पॉलिटिकल आइडिया के संपादक है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है पीओ भारत पर। बहुत बहुत धन्यवाद अर्पिता आपका, और बहुत बहुत स्वागत है दर्शकों का भी। देखिए, फारबिसगंज इस सीट पर काफी गर्मा गर्मी होगी जरूर, क्योंकि अररिया जिले में पड़ रही है और ये इलाका भी सीमांचल का इलाका है जहाँ अच्छी खासी तादाद मुस्लिम वोटर्स की मानी जाती है। क्या पर्टिकुलर सीट पर भी अच्छी खासी तादाद है मुस्लिम वोटर्स की? निश्चित। देखिए, अररिया जिले में 2 विधानसभा सीट है जहां पर कि हिंदू अभी भी मेजोरिटी में है। एक तो फारबिसगंज और दूसरा है आपका रानीगंज। ठीक है, और नरपतगंज में भी लगभग वही स्थिति है। ठीक है, लगभग इसमें अभी 50% क्रॉस नहीं किया है मुस्लिम वोटर। ठीक है, ये 3 विधानसभा सीट ऐसे हैं जहां पर कि आधा से ज्यादा हिंदू वोटर है। ठीक है, उसमें जो फारबिसगंज का विधानसभा सीट है, ये जगह बहुत ही ऐतिहासिक जगह है। यहीं के रहने वाले थे फणीश्वर नाथ रेणु। ठीक है, मैला आंचल उपन्यास के लेखक, उपन्यासकार फणीश्वर नाथ रेणु इसी जगह के रहने वाले थे। तीसरी कसम, मैं दर्शकों की जानकारी के लिए बताऊं कि तीसरी कसम जो राज कपूर की फिल्म बनी थी, ठीक है, वहीदा रहमान उसमें अभिनेत्री थी, राज कपूर अभिनेता थे। तो उस फिल्म के जो स्क्रिप्ट राइटर थे वो थे फणीश्वर नाथ रेणु, और इस क्षेत्र में आकर भी शूटिंग हुई थी उसकी। ठीक है, मतलब एक बहुत ही पॉपुलर गीत है। इस क्षेत्र का अपना एक रुतबा भी है और इसीलिए ये सीट भी दिलचस्प हो गई है। फणीश्वर नाथ रेणु के पुत्र पद्म पराग वेणु भी यहाँ से विधायक रह चुके हैं। जो तीसरी कसम फिल्म के जो स्क्रिप्ट राइटर थे फणीश्वर नाथ रेणु, उनका ये क्षेत्र रहा है। उनके ही स्क्रिप्ट पर जिसमें अभिनेता के रूप में राज कपूर थे, अभिनेत्री वहीदा रहमान थी, और इस फिल्म की बहुत सारे दृश्यों की शूटिंग जो है इसी इलाके में, पूर्णिया अररिया के इलाके में हुई थी। एक बहुत ही चर्चित गीत है पिंजरे वाली मुनिया। ठीक है, पूरा बोल उसका मुझे याद नहीं आ रहा है अभी। ठीक है, वो बैलगाड़ी पे वहीदा रहमान जाती है और बैलगाड़ी हाँकते रहते हैं राज कपूर, और फिर ये गीत चलता गाया जाता है, फिल्माया जाता है। तो बहुत ऐतिहासिक जगह है ये। फणीश्वर नाथ रेणु एक उपन्यासकार के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर उनका बहुत बड़ी प्रसिद्धि रही है। तो एक ऐतिहासिक जगह है फारबिसगंज। तो वहां लगातार 2 बार से वहां से विद्यासागर केसरी बीजेपी के उम्मीदवार के रूप में चुनाव जीत रहे हैं। पिछली बार उन्होंने जाकिर हुसैन खान को लगभग 20,000 वोट से हराया था वहां पर। ठीक है, और वहां पर हाँ 20,000 वोट से हराया था 2020 के चुनाव में। उसी तरीके से 2015 के चुनाव में भी अर्पिता जो जीत भी थी इनकी, लगभग 25,000 वोट से जीते थे ये। ठीक है, लेकिन उस बार राजद के उम्मीदवार थे कृत्यानंद विश्वास, और ये जाकिर हुसैन लड़े थे लोक जनशक्ति पार्टी के टिकट पर, सॉरी जन अधिकार पार्टी के टिकट, पप्पू यादव की पार्टी से। जाकिर हुसैन खान जो है बाहुबली दबंग माने जाते हैं उस इलाके में। ठीक है, बहुत बड़े बड़े कारनामे उनके नाम से अंकित हैं इतिहास में। माने जो थाना में जो हिस्ट्री बनता है ना, जिसे हम क्या कहते हैं, जो लोग जिनका इतिहास लिखा जाता है थाना में, उन्हें हम क्या कहते हैं, हिस्ट्री सीटर। ठीक है, तो उस प्रकार की छवि है जाकिर हुसैन खान की। तो उनको पिछली बार 20 में 20,000 वोट से और 15 में 25,000 वोट से विद्यासागर केसरी ने हराया है। ठीक है, अब देखना है क्या सर 2025 में भी विद्यासागर केसरी क्या जाकिर हुसैन खान को ही शिकस्त देंगे या इनके बीच ही मुकाबला होगा? मतलब अब चूंकि तैयारियां काफी नजदीक पहुंच चुकी हैं, टिकट के बंटवारे भी लगभग हो रहे होंगे, तो क्या विद्यासागर केसरी चूंकि 2 बार चुनाव जीत चुके हैं, तो बीजेपी क्या यहीं से उनको दोबारा से टिकट देगी या फिर बीजेपी कुछ बदलाव के मूड में है? कोई जरूरी नहीं है कि बीजेपी विद्यासागर केसरी को ही इस बार भी चुनाव लड़ा है। वहां पर बीजेपी के पास कई अन्य उम्मीदवार भी हैं, जैसे एक मायानंद ठाकुर है जो पूर्व में विधायक रह चुके हैं। मायानंद ठाकुर वहां से,
ठीक है, बहुत पुराने नेता हैं बीजेपी के, तो वो भी लड़ सकते हैं फारबिसगंज से। एक चर्चा चल रही है कि बिहार में विधान पार्षद हैं अभी बीजेपी के, प्रोफेसर राजेंद्र गुप्ता, जो कि जेपी नड्डा के बहुत नजदीक है, बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उनके बहुत ही नजदीकी हैं, बिहार में विधान परिषद के सदस्य हैं, उनका भी नाम फारबिसगंज से चल रहा है चुनाव लड़ने के लिए। ठीक है, तो अब देखना है कि बीजेपी किसको लड़ाती है, लेकिन 3-4 नाम है, मायानंद ठाकुर, विद्यासागर केसरी, उसके बाद प्रोफेसर राजेंद्र गुप्ता, ऐसे 3-4 नाम है बीजेपी के पास भी, तो इनमें से किसी को भी उम्मीदवार न बनाया। बीजेपी के पास अच्छे खास उम्मीदवार है फारबिसगंज से, लेकिन अब महागठबंधन की बात कर ले तो 2015 में आपने कहा कि आरजेडी से भी जो कैंडिडेट उतरे थे वो हारे, मतलब ये जाकिर हुसैन खान को हार का सामना करना पड़ा था 2015 में, जब ये दूसरी पप्पू यादव की पार्टी से उम्मीदवार थे और आरजेडी भी चुनाव हारी थी। 2020 में भी यहाँ से कांग्रेस हारी थी। तो कुल मिलाकर यहाँ महागठबंधन के लिए चुनौतियां हैं। तो ऐसे में क्या और नामों की चर्चा चल रही है? कुछ लिस्ट है आपके पास जिनके नाम आपके पास पहुंचे हो अभी तक? नहीं, देखिए, जाकिर हुसैन खान को कांग्रेस पार्टी टिकट दे या न दे, चुनाव तो लड़बे करेंगे, इसमें कहीं कोई दो नहीं है। ठीक है, चाहे वो टिकट कांग्रेस देगी तो कांग्रेस के टिकट पर लड़ेंगे, राजद देगी तो राजद के टिकट पर लड़ेंगे, या नहीं कोई देगा तो एआईएमआईएम के टिकट पर लड़ेंगे, और वो नहीं देगा तो निर्दलीय लड़ेंगे। ये तय है, लड़ना तय है। ऐसा 5 चुनावों के अंदर मुझे नहीं याद है कि एक भी चुनाव ऐसा हुआ है जहां जबकि जाकिर हुसैन खान ने चुनाव नहीं लड़ा। ठीक है, चुनाव लड़ना तय है, अब किस पार्टी से लड़ेंगे ये पार्टी तय करे। ठीक है, इसीलिए मैंने कहा कुल मिला के देखा जाए तो अभी महागठबंधन में भी कश्मकश है कि यहाँ से किसको टिकट दिया जाए। अभी तो हमें लगता है महागठबंधन में ये भी कश्मकश है कि यहाँ से आरजेडी चुनाव लड़ेगी कि कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। अभी फाइनल होना बाकी है। नहीं, सुनिए ना अर्पिता, मुझे लगता है कि वहां चुनाव लड़ेगी कांग्रेस पार्टी ही। केवल अब एक चीज तय होना बाकी है वहां पर कि कांग्रेस मुसलमान उम्मीदवार लड़ाएगी या हिंदू उम्मीदवार लड़ाएगी, क्योंकि कांग्रेस के लिए वहां पर, इसलिए मैं कह रहा हूं ना कि कांग्रेस के लिए लगातार वहां पर जो चुनाव का परिणाम है, कई बार से लगातार ऐसा देखा जा रहा है कि जब जब मुसलमान को उम्मीदवार बनाती है महागठबंधन, चाहे कांग्रेस लड़े चाहे आरजेडी लड़े, जब जब उम्मीदवार मुसलमान को बनाया गया है बीजेपी जीत जाती है आराम से। तो कांग्रेस में ये मंथन चल रहा है कि इस बार फारबिसगंज से किसी हिंदू को उम्मीदवार बनाया जाए, तो अगर हिंदू वोट कट जाए और मुसलमान का थोक वोट मिल जाए तो कांग्रेस पार्टी जीत जाए वहां। लेकिन समस्या ये है कि कांग्रेस अगर हिंदू लड़ा देगी तो फिर ओवैसी लड़ाने को तैयार है मुसलमान को, जब ओवैसी लड़ा देंगे वहां सीमांचल में किसी मुसलमान को अररिया और किशनगंज में, तो खतरा है कि मुसलमान तब फिर जो ओवैसी की पार्टी के पास चला जाएगा। तो एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई है। अब सबसे बड़ा सवाल एक ही है कि वहां पर बीजेपी अगर सही तरीके से चुनाव लड़ेगी, अगर ईमानदारी से, अगर संगठित होकर बीजेपी चुनाव लड़ती है तो बीजेपी का उम्मीदवार कोई भी हो जीत जाएगा। लेकिन अगर संगठित नहीं रहेंगे, बीजेपी में कई दावेदार है और कई बार भीतरघात भी होता है, तो इस बार भीतरघात का इतिहास रहा है फारबिसगंज में, बीजेपी के आंतरिक रूप से भीतरघात का इतिहास रहा है। जैसा मैंने बताया कि मायानंद ठाकुर खुद एक बार लड़ गए थे निर्दलीय भी, तो ऐसा अगर कोई काम होता है अगर, तो फिर बीजेपी के लिए एक ही परिस्थिति में संकट है कि कोई भीतरघात ना हो। अगर भीतरघात नहीं हुआ तो बीजेपी जिस किसी को भी उम्मीदवार बनाएगी फारबिसगंज से, उसका जीतना लगभग तय होगा। चलिए प्रदीप जी, कुल मिलाकर इस सीट पर देखिए कांग्रेस अपनी रणनीति के बदलाव की मूड में दिख रही है और शायद इसीलिए वो मुस्लिम कैंडिडेट को ना उतारकर किसी हिंदू कैंडिडेट को वो टिकट देने की तैयारी में है। ओवैसी भी सामने खड़े हैं, तो सब अपनी अपनी रणनीति में बदलाव तो कर रहे हैं, लेकिन सबकी सटीक रणनीति बैठेगी जमीन पर या नहीं बैठेगी ये वक्त तय करेगा। लेकिन फिलहाल मंथन तेज चल रहा है और इस मंथन के बीच में काफी बातें निकलेंगी आगे भी, जिन पर हम जरूर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर इस खास सीट पर तमाम समीकरण समझाने के लिए और यहाँ की दिलचस्प बातें हमें बताने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर।